Hello students, how are you all? I hope you all are very fine and healthy. So आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन बॉडीज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ईएनटी डिसऑर्डर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा इंट्रोडक्शन। A foreign body refers to an object or substance that enters the body and is not naturally present. These can include inhaled or ingested objects or those introduced थ्रू अ वुंड और इंजरी। फॉरेन बॉडी वो होता है जो नेचुरली हमारे ईयर में, नोज में या फिर आई में प्रेजेंट नहीं होता, जो बाहर से कुछ एक्सीडेंटली घुस जाता है। वो सब वो इनहालेशन के थ्रू भी जा सकता है, और हम जो डाइजेस्टेड ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम कुछ खाने जाए, जैसे मछली खाते हैं तो उसमें जो मछली का कांटा है वो गले में फंस जाता है, तो उसे हम फॉरेन बॉडी भी बोलेंगे। In medical terms, a foreign body is anything that doesn't belong in the body and can potentially cause harm or trigger an immune response. जो मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग जो फॉरेन बॉडी होती है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट्स है जो हमारी बॉडी का नहीं है और वो हमें हार्म करता है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, क्योंकि वो तो बाहर का ऑब्जेक्ट हो गया, तो अपनी बॉडी जो है वो उसमें रिस्पॉन्स करेगी, इसलिए वो हार्म करता है हमारी बॉडी को। सबसे ज्यादा कॉमन इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट। चिल्ड्रन में ये ज्यादा होता है। कैन बी अ मेडिकल इमरजेंसी डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी। जैसे कि अगर गले में चला जाए, जो श्वास नहीं ले सकता चाइल्ड और अडल्ट दोनों में, तो वो मेडिकल इमरजेंसी हो गई। कॉमन साइट ऑफ फॉरेन बॉडीज इन ईएनटी। पहला तो है ईयर, हमारे कान में, फिर है नोज, नाक में, थ्रोट में, फेरिंग्स और लेरिंग्स में, लेस कॉमनली ट्रेकिया और इसोफेगस में। थोड़े कम चांसेस है कि वहां पर कुछ अटक जाए और कुछ प्रॉब्लम होवे। टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज। पहला है ऑर्गेनिक, फूड पार्टिकल, सीड्स, इंसेक्ट एंड कॉटन। जो हम खाना खाते हैं कभी कभी, वो गले में अटक जाए, सीड्स होते हैं वो अटक जाए, कुछ इंसेक्ट है वो चला जाए, और कॉटन है वो। दूसरा है इनऑर्गेनिक, बीट्स, बटन, कॉइन्स एंड बैटरीज। जो बीट्स होते हैं छोटे छोटे, मोतीस होते हैं, कुछ स्टोन्स होते हैं, वो जो नन्हे नन्हे चिल्ड्रंस होते हैं वो गलती से निगल लेते हैं या कान में डाल देते हैं, नाक में डाल देते हैं बटन्स। कॉइन्स होते हैं वो गले में डाल देते हैं। बैटरीज होती है छोटी छोटी जो आती है, वो नाक में और कान में डाल देते हैं। फिर है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट इन ईयर। इंसेक्ट जो होते हैं वो ईयर में इजीली चले जाते हैं। फिर शार्प, स्मॉल और लार्ज, तीनों जो शेप के होते हैं वो डेंजर होते हैं हमारे लिए। तो ये थे टाइप्स। अब आगे है उसके कोज और रिस्क फैक्टर। चिल्ड्रन, क्यूरियोसिटी और प्लेइंग की वजह से। चिल्ड्रन क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है कि ये कुछ अलग दिख रहा है तो इसका स्वाद कैसा होगा, ये भी मैं कान में डाल देता हूँ। और प्लेइंग की वजह से, खेलते खेलते कभी कभी बच्चे ऐसा कर देते हैं। फिर दूसरा है एल्डरली में डेंट्यूर इश्यू। जो आर्टिफिशियल टीथ लगवाते हैं एडल्ट में, वो गलती से अगर चला जाए तो। फिर तीसरा है साइकेट्रिक इलनेस, इंटेंशनली, के कुछ माइंड की ऐसी प्रॉब्लम है, उसको समझ में नहीं आ रहा है और वो अचानक से वो अपने आप ही डाल देता है। फिर चौथा है एक्सीडेंटल इनहालेशन और इंजेक्शन। चाहते नहीं है और एक्सीडेंटली अचानक से जो हो जाता है वो। फॉरेन बॉडीज इन ईयर, इसके सिम्टम्स है पेन होएगा, फुलनेस जैसा लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है अंदर तो फुलनेस जैसा लगेगा। फिर कुछ केस में हियरिंग लॉस होगा, डिस्चार्ज आएगा फ्लूइड जैसा, और टिनिटस जैसा होगा अगर ईयर में होगा तो। टिनिटस यानी रिंगिंग इन ईयर। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे? तो पहले प्रिकॉशंस रखेंगे, जैसे कि अवॉइड इरिटेंट ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स, उसको अवॉइड करेंगे। यूज सक्शन एंड फोर्सेप, हम सक्शन करके वो ऑब्जेक्ट है वो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और अगर नाक में और कान में गया है तो उसे फोर्सेप की मदद से बाहर निकालेंगे।
फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, काम द पेशेंट। पेशेंट को ऐसे टेंशन में कहीं घूमने नहीं देना है, उसको बिठा के रखना है, काम करना है पेशेंट को। अगर अपने से नहीं होता तो फिर बाद में उसको रिफर टू द ईएनटी इफ इम्पेक्टेड। अगर वो बहुत ही ज्यादा सीवियरिटी है, उसको ऑपरेशन के बाद ही ये हो सकता है, रिमूव हो सकता है, तो फिर हम उनको ईएनटी में रिफर करेंगे। फॉरेन बॉडीज इन द थ्रोट, उसका सिम्टम्स भी यही है, पेन, ड्रोलिंग, कफ, वॉइस चेंज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। पहले तो पेन होएगा, फिर ड्रोइंग, ऐसा लगेगा कि वो फुलनेस जैसा है, कुछ अटका हुआ है ऐसा फील होएगा। फिर कफ ज्यादा बाहर निकलेगा, क्योंकि वो मैकेनिज्म होती है अपनी बॉडी की कि वो कफ प्रोड्यूस करता है उसको बाहर निकालने के लिए। फिर वॉइस चेंज हो जाएगा क्योंकि गले में अटका हुआ है, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में। उसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो असिस्ट एयरवे, यानी कि वो पूरी तरह ब्रीथ ले सकता है या नहीं ले सकता, आर्टिफिशियल एयरवे की जरूरत है या नहीं, वेंटिलेटर की जरूरत है या नहीं। फिर इंकरेज करेंगे कफिंग के लिए, कि वो ज्यादा से ज्यादा कफ करे, उससे क्या होता है कि बाहर निकल जाए एक फोर्स के साथ। अगर जरूरत पड़े तो हमें इमरजेंसी के लिए रेफरल देना है। फिर इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, तो पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि कहाँ पर बच्चे ने डाला है ऐसा कुछ वो सब। फिर ओटोस्कोप करेंगे, ओटोस्कोप यानी जो हम एग्जामिनेशन करते हैं ओटोस्कोप के द्वारा ईयर का। फिर नाजल में भी देखेंगे और ओरल एग्जाम भी करेंगे। आता है एक्सरे फॉर रेडियो ऑब्लिक एफबीएस। ये एक्सरे ही होता है पर इसमें रेडियो ऑब्लिक एफबीएस यानी इसमें हाई डेंसिटी होती है, जिससे कि जो फोरेजियन बॉडी है वो हमें विजुअलाइज हो जाती है। सिटी स्कैन फॉर हाई डीप एफबीएस यानी सिटी स्कैन करेंगे अगर वो एक्सरे में डिटेक्ट नहीं होता है। फिर बाद में हम एंडोस्कोपी करेंगे, उससे कि जो गले में कुछ अटका है, कुछ फोरेजियन बॉडी गया है, तो वो हम डिटेक्ट कर सकें। जनरल नर्सिंग केयर क्या क्या करेंगे, तो पहले चेक वाइटल साइंस, हम वाइटल साइंस चेक करेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, प्रिपेयर फॉर रिमूवल, जो पेशेंट है उसको प्रिपेयर करेंगे, काम करेंगे, उसको सब समझा देंगे प्रोसीजर की क्या होती है क्या नहीं। फिर एक बार प्रोसीजर हो जाए फिर पोस्ट प्रोसीजर केयर करेंगे, उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे कि अगली बार ऐसा ना हो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखे वो सब। फिर एजुकेशन देंगे और फॉलो अप के लिए बोलेंगे कि अगर अगली बार कुछ ऐसा हो तो आप फॉलो अप ले, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो घर जाकर तो वो फॉलो अप ले, हॉस्पिटल इन्फॉर्म करें। इमरजेंसी इंटरवेंशन क्या क्या करेंगे, पहले तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, बेसिक लाइफ सपोर्ट देंगे उसको, जो अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, हार्ट अपना काम बंद कर देता है, तो हम बीएलएस देंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट। फिर हेमलिच मैन्योर, वो हम आगे देखेंगे। फिर देंगे ऑक्सीजन थेरापी और इमरजेंसी ट्रेक्योस्टोमी, अगर जरूरत पड़े तो हमें ट्रेक्योस्टोमी करनी होगी। ये आप देख सकते हैं इमेज में कि किसी भी एडल्ट है उसके गले में कुछ अटक जाए तो हमें ऐसे हाथ की मूवमेंट बनाकर, ऐसे हाथ बनाकर हमें इसी तरह उसे प्रेस करना है ताकि वो बाहर निकल जाए। अगर बेबी में ऐसा होता है तो पहले बेबी को उल्टा करेंगे और ऐसे करके जो हाथ आप देख रहे हैं ऐसे करके हम उसे फोर्स करेंगे बेबी को बाहर निकालने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, परफोरेशन यानी किसी अंदरूनी चोट लग सकती है, वैसा एस्पिरेशन हो सकता है, जो फ्लूइड है वो हमारे लंग्स में भी जा सकता है। फिर ब्लीडिंग हो सकती है और टिश्यू डैमेज हो सकता है, टिश्यू डेथ हो सकती है। हेल्थ एजुकेशन और प्रिवेंशन क्या क्या देंगे, तो पहले तो कीप स्मॉल आइटम्स अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके हाथों में
पहुंच ना सके ऐसी चीज वस्तुएं जो छोटी छोटी होती है वो गले में डाल सकते हैं, वो सब हम ऊंचाई पे रखेंगे। एजुकेट पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, जो केयर गिवर्स है एडल्ट के या छोटे बच्चों के, उसको एजुकेशन देंगे, पेरेंट्स को एजुकेशन देंगे कि ऐसा दूसरी बार ना हो उसके लिए क्या क्या करें, अगर ऐसा हो तो हम क्या क्या करें, क्या क्या प्रोसीजर करें। फिर सुपरवाइज चिल्ड्रन, हमको चिल्ड्रन को सुपरवाइज करना है कि ऐसा जब हो तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ताकि हम चिल्ड्रंस को ज्यादा से ज्यादा जल्दी हॉस्पिटल ला सके। अवॉइड इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू ईयर और नोज, ये ज्यादा जरूरी है। हम बेफिजूल ही जो ईयर में जो डालते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। रोल ऑफ नर्स क्या है, तो कि अर्ली सिम्टम्स आइडेंटिफिकेशन के सब जब कुछ होवे तो नर्स को मालूम चल जाए कि इसको गले में कुछ गया है या कान में कुछ डाला है, नाक में कुछ डाला है। प्रोवाइड रीअश्योरेंस, यानी कि पता चल जाए उसको पूरी तरह कि ऐसी प्रॉब्लम है, उससे कैसे डील करना है। असिस्ट इन सेफ रिमूवल, जो डॉक्टर रिमूव करेंगे उसमें असिस्ट करना है। मॉनिटर कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है वो सब मॉनिटर करे, एजुकेट करे पेशेंट को, और फिर डॉक्यूमेंटेशन करे ये सब चीज का। वही है नर्सिंग केयर क्या क्या देंगे, थे असिस्ट पेशेंट वाइटल ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड एनी साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वाइटल साइन मेजर्स करेंगे। फिर रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही वो सब देखेंगे, ऑक्सीजन लेवल देखेंगे। नर्स ऑल्सो प्रिपेयर द पेशेंट फॉर प्रोसीजर लाइक एंडोस्कोपी, इंश्योर प्रॉपर पोजिशन, एंडोस्कोपी के लिए प्रॉपर पोजीशन कैसे देनी है वो नर्स करती है, एंडोस्कोपी करते वक्त असिस्ट करती है। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स लाइक ऑक्सीजन एंड आईवी फ्लूइड्स और ऑक्सीजन नर्स देती है। ड्यूरिंग द रिमूवल दे मॉनिटर द पेशेंट वाइटल साइन एंड ऑक्सीजन सिचुएशन, एंड आफ्टर रिमूवल दे ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन, वो सब कॉम्प्लिकेशन होवे ना उसके लिए नर्स को ऑब्जर्व करती है। फिर प्रोवाइड एजुकेशन टू केयर गिवर ऑन प्रिवेंटिव फ्यूचर अकरेंसेज, ऐसा फिर से ना हो फ्यूचर में उसके लिए उसको एजुकेशन दिया जाता है। समरी, फोरेजियन बॉडीज आर कॉमन बट कैन बी सीरियस, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, ये सीरियस हो सकता है, उसमें कई बच्चों की डेथ भी हो जाती है। प्रमोट एक्शन प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ना हो उसकी लाइफ बच जाए, इससे आप पहले ही उसे डील करना सीख लेना चाहिए। नर्सिस आर की इन असिस्टमेंट एंड केयर, कोई भी काम होता है नर्सिंग का बड़ा ही की रोल होता है। इसी टॉपिक की तरह हम बीएससी का सर्जिकल मेडिकल फुल कोर्स कवर करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है, आपको हमारी एजुकेशन मेथड पसंद है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।